चलिए अब हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। ठीक है, जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें हमने कॉर्डेटा को भी साथ में इंक्लूड कर लिया है। तो ये तीन जो हैं ये नॉन कॉर्डेट्स हो गए और फिर हम जो है वो कॉर्डेटा को डील करते हैं। आइए देखते हैं। फाइलम पहले आ जाएंगे हम मॉलस्क्स पे। मॉलस्क में क्या है, क्लासिफिकेशन किया गया है इनका, कैसे क्लासिफाई किया गया है इनको, गैस्ट्रोपॉड्स हैं, बाइवॉल्व्स हैं, सेफेलोपॉड्स हैं और पॉलीप्लैकोफोरा है। तो गैस्ट्रोपॉड्स, स्नेल्स और स्नग्स। स्नेल्स आपको याद है, गैस्ट्रोपॉड जिसमें आपने टॉर्शन पढ़ा हुआ था, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का एग्जांपल। ठीक है, तो ये गैस्ट्रोपॉड्स है। स्नेल आपने और भी कहां पढ़ा, याद करिए, गार्डन स्नेल पढ़ा होगा। जब आप ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पढ़ते हैं तब उसके अंदर जो है प्राइमरी होस्ट, सेकेंडरी होस्ट, याद करिए। ठीक है, इसके बाद बाइवॉल्विया। बाइवॉल्विया में आपको क्लैम्प्स है, स्कैलोप्स है और फ्रेश वाटर मसल्स जो हैं वो कैटेगराइज किए गए हैं। इन मॉलस्का के क्लास बाइवॉल्विया में दो वॉल्व प्रेजेंट होते हैं। फिर सिफेलोपोडा, ये सबसे एडवांस फाइलम है। ये पूरे के पूरे मॉलस्का जो है उसका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, सिवाय सिफेलोपॉड्स के, जिसमें हेड का जो डेवलपमेंट है वो प्रॉपर हुआ है, ब्रेन का जो डेवलपमेंट है प्रॉपर हुआ है और क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम आपको सिफेलोपॉड्स में देखने को मिलता है। इसके अलावा एक और क्लास है जिसको आपको जानना चाहिए, पॉलीप्लैकोफोरा, जिसमें काइटॉन्स जो हैं वो आते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, सिर्फ इसीलिए ये चीज आपके सामने रखी जाती है एज अ केस ऑफ इंफॉर्मेशन। हालांकि ये एनसीईआरटी से अलग है, लेकिन फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इकाइनोडर्म्स में आ जाइए। तो इसमें देखिए सबसे पहला है स्टेरॉइडिया, जिसमें स्टारफिश एस्टियारिस, जिसके बारे में हम लोग टिपिकल स्टडी भी करते हैं। इकानाइडिया है, सी अर्चिन्स हैं, सैंड डॉलर्स हैं। एग्जाम्पल साथ साथ में लेते चल रहे हैं हम। ठीक है, फिर होलोथ्यूरिडिया है जिसमें सी कुकम्बर्स आते हैं। फिर ओफिनोरिडिया है जिसमें ब्रिटल स्टार्स आते हैं। इन सबके लार्वा चाहें तो आप एक बार पढ़ सकते हैं, हालांकि वो आउट ऑफ एनसीईआरटी है, लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो सी कुकुम्बर के लार्वा को या सी अर्चिन के लार्वा को, स्टारफिश के लार्वा को आप पढ़ सकते हैं, ब्रिटल स्टार के लार्वा को पढ़ सकते हैं। फिर क्रिनोइडिया है जिसमें सी लिली और सी फेदर्स जो हैं वो आते हैं। तो इनके कॉमन नाम भी और इनके कॉमन नाम है, सी लिली है, सी फेदर है, सी कुकुम्बर है। तो अब इससे कभी कभी सवाल पूछता है, आपको कंफ्यूज कराता है दूसरे कई फाइलम में, क्योंकि सी नाम तो कॉमन है। अब जैसे सी पेन पेनेंटुला या सी फैन गॉर्गोनिया पूछ देगा तो फिर आपको उधर जाना पड़ेगा पीछे फाइलम में। यहां पे सी लिली और सी फेदर है। सी हेयर पूछ दे तो आप अलग फाइलम में चले जाएंगे। तो कभी कभी नीट में क्या करते हैं कि कॉमन नाम से भी आपको कंफ्यूज कराने की कोशिश करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रॉपर एंटिटी जिस एनिमल का नाम ले रहे हैं वो एनिमल किस पर्टिकुलर फाइलम को बिलोंग करता है। हालांकि सबके आगे जो प्रीफिक्स है वो सी ही लगा है। तो इस तरह के भी सवाल आपसे पिछले सालों में पूछे गए हैं, तो मैंने कहा कि उस चीज को यहां पे मेंशन कर देता हूं। फिर हम आर्थ्रोपोडा में आ जाते हैं। देखिए आर्थ्रोपोडा में ट्राइलोबाइटोमॉर्फा है, जिसमें ट्राइलोबाइट्स, जो कि अब एक एक्सटिंक्ट फाइलम है। ट्राइलोबाइट्स के बारे में आपको जब फॉसिलाइजेशन और थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन पढ़ाएंगे वहां पर इसका जिक्र आएगा जब फॉसिल्स पढ़ाते हैं। इसके अलावा चेलिसेराटा है जिसमें एरेक्नीडा और जीफोसुरा, ये दो तरह के आते हैं। तो एरेक्नीड्स जो हैं वो स्पाइडर्स और स्कॉर्पियंस का नाम लेते हैं और जीफोसुरा में आप हॉर्सशू शेप क्रैब्स का नाम लेते हैं। फिर मैंडिबुलाटा में क्रस्टेशिया और हेक्सोपोडा, ये दोनों हैं। तो क्रस्टेशियंस में श्रिम्प्स हैं, क्रेफिशेस हैं, और हेक्सापोडा में इंसेक्ट्स आते हैं जैसे कॉकरोच और फ्रूट फ्लाई। ठीक, फिर माइयापोडा है जिसमें चीलोपोडा और डिप्लोपोडा में सेंटीपीड्स और मिलीपीड्स आते हैं। इससे सवाल पूछा था सेंटीपीड्स और मिलीपीड्स में 100 लेग्स 1000 लेग्स पे कि वो किसको, चीलोपोडा को बिलोंग करते हैं कि डिप्लोपोडा को बिलोंग करते हैं। तो पिछले सालों में ये सवाल पूछे गए हैं, तो मैं यहां पर इन चीजों को मेंशन भी कर देता हूं। जब भी मैं आपको ऑर्थ्रोपोडा को एग्जाम्प्लीफाई करता हूं या किसी भी फाइलम को जब मैं एग्जाम्प्लीफाई करता हूं तो उन एग्जाम्पल्स पे बेस्ड सवाल जो पिछले सालों में पूछे गए हैं, जो आगे आने वाले सवालों में पूछे जा सकते हैं सालों में, उनको मैं यहां पे एग्जाम्प्लीफाई कर देता हूं। कॉर्डेट का क्लासिफिकेशन थोड़ा लंबा है। यूरोकॉर्डेटा, इसमें मैंने हेमिकॉर्डेटा को इंक्लूड कर लिया है। तो उसमें यूरोकॉर्डेटा में ट्यूनिकेट्स का नाम लिया जाता है।
इसके बाद सिफेलोकॉर्डेट्स हैं जिसमें लैंसलेट्स का नाम लेते हैं, फिर मिक्सिनी जिसमें हैग फिशेस का नाम लेते हैं, फिर पेट्रोजोनमाइटा जिसमें लैम्प्रे पेट्रोमाइजोन, इसके अलावा कॉन्ड्रिक्थीज हैं जिसमें शार्क्स और स्केट्स का नाम लेते हैं, ये कार्टिलेजिनस फिशेस हैं, फिर एक्टिनिपटेरिगेटा है जिसमें रे फिन्ड फिशेस हैं, फिर सार्कोटेरिजिया है जिसमें लोब्ड फिशेस हैं, एम्फीबिया में फ्रॉग और न्यूट्स हैं, रेप्टिलिया में स्नेक्स एंड टर्टल्स हैं, एव्स में चिकन एंड हमिंग बर्ड्स हैं, मैमेलिया में ह्यूमन और रैट की स्टडी कराते हैं। तो ये एक एग्जांपल्स आपके सामने है ताकि आपको एक बेसिक पता रहे कि व्हाट ऑल दिस फाइलम कॉर्डेटा एंड हेमिकॉर्डेटा कंसिस्ट्स ऑफ। एनसीईआरटी से बहुत दूर ना भागते हुए और रिलेवेंट टू एनसीईआरटी रहते हुए मैंने ये एग्जांपल्स आपके सामने रखे हैं। ठीक है, आपने भी देखा होगा कि एनसीईआरटी में भी एग्जांपल्स देते हैं हर फाइलम के एंड में। अब हम आ जाते हैं सिमेट्री पर। सिमेट्री सबको पता है कि बाइलैटरल सिमेट्री होती है, सिवाय इकाइनोडर्मेटा में रेडियल होती है, पर लार्वा जो होता है उसकी बाइलैटरल सिमेट्री होती है। इकाइनोडर्म्स का जो लार्वा होता है, इकाइनोडर्म का जो लार्वा है वो उसके एडल्ट से ज्यादा एडवांस माना जाता है। इस चीज को याद रखिएगा, लार्वा ऑफ द इकाइनोडर्म्स आर मोर एडवांस, ऐसा देखने को मिलता है, एडल्ट से ज्यादा एडवांस माना जाता है। ठीक है, इसमें आप दो तरीके के फिनोमेना है जिसके बारे में आपको पढ़ना चाहिए, एक है नियोटेनी और दूसरा है पीडोजेनेसिस। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, लार्वा है। ठीक है, जैसे यूरोकॉर्डेटा में टूनिकेट्स का लार्वा स्कीडियन लार्वा है, वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू है स्टडी के लिए। ठीक है, तो रेडियल सिमेट्री है, बट लार्वा जो होता है इट शोज बायलैटरल सिमेट्री इकाइनोडर्म्स के केसेस में। अब हम आर्थ्रोपोडा में आते हैं, ये सिमेट्री पढ़ रहे हैं। हेक्सापोडा की बायलैटरल सिमेट्री है, क्रस्टेशियंस की भी बायलैटरल सिमेट्री ही देखने को मिल रही है। ये दो मेन फाइलम हैं जिनको क्या आपको पढ़ना होता है, हेक्सापोडा एंड क्रस्टेशियंस। कॉर्डेटा में बायलैटरल सिमेट्री ही देखने को मिलेगी, बाकी सब में देखने को मिलती है, बस रेडियल सिमेट्री वाला सीन एक यही है जिसको कि मुझे आपको बताना था। नियोटेनी और पीडोजेनेसिस प्लीज इसका याद रखिएगा। एक्सोलॉटल लार्वा सैलमेंडर्स के होते हैं वहां पर, और ट्यूनिकेट्स के जो होते हैं स्कीडियन लार्वा, ये दोनों लार्वास का नाम आप जरूर याद रखिएगा। फिर सीलोम एंड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, तो वेल डेवलप्ड ट्रू सीलोमिक बॉडी कैविटी इसमें देखने को मिलेगी, शीजोसिलोमिक। इकाइनोडर्म्स में भी शीजोसिलोमिक बॉडी कैविटी देखने को मिल रही है, आर्थ्रोपोडा में भी वेल डेवलप्ड शीजोसिलोमिक कैविटी ही देखने को मिलेगी। कॉर्डेट्स में आपको यूसिलोमेट्स देखने को मिल जाएंगे। तो ये सारे के सारे जो इकाइनोडर्म्स है इसके में भी आपको कौन सी देखने को मिल रही है, एंटेरोसिलोमिक बॉडी कैविटी। ठीक है ना, ये एंटेरो है, मॉलस्का शीजो है, आर्थ्रोपोडा भी शीजो है। ठीक है, फिर यहां से तो सारे एंटेरो ही हैं दोनों ट्रू बॉडी कैविटी। बस कंसिडर किया जाता है कि मीजोडर्मल स्प्लिटिंग से कौन से बन रहे हैं और एंडोडर्मल पाउचिंग से कौन से बन रहे हैं। ठीक है, तो इस वजह से इनके हम बॉडी कैविटी को इस तरह से डिफाइन कर लेते हैं। तो ये सीलोम और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन आ गया। इसके बाद जर्म लेयर्स एंड डेवलपमेंट, तीनों जर्म लेयर रहेंगी। ट्रिप्लोब्लास्टिक है ही हैं, प्रोटोस्टोमस है, जो मॉलस्कन्स हैं ये प्रोटोस्टोमस हैं और ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। इकाइनोडर्म्स ड्यूटेरोस्टोम्स आ गए, ड्यूटेरोस्टोम्स एनस फॉर्म्स फर्स्ट। ठीक है, बाकी ट्रिप्लोब्लास्टिक तो ये है ही हैं। ऑर्थ्रोपोड्स ऑल द थ्री जर्म लेयर्स प्रोटोस्टोमस। ठीक है, ये भी प्रोटोस्टोमस होंगे। कॉर्डेट्स ड्यूटेरोस्टोम्स। ड्यूटेरोस्टोमस जो ये कैरेक्टर है ड्यूटेरोस्टोम्स का, ये एडवांस कैरेक्टरिस्टिक है। प्रोटोस्टोमस जो होता है ये प्रिमिटिव कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, अब आ जाइए आप इस फाइलम पर। ठीक, मॉलस्का पर। रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसा है मॉलस्का का,
Sinus collect the hemolymph and transport them to tinidia for gaseous exchange. मॉलस्का में ये टिनिडिया ट्री सिस्टम पाया जाता है, रेस्पिरेटरी ट्री सिस्टम, टिनिडिया कहते हैं इसको, उसके थ्रू रेस्पिरेशन होता है। इकाइनोडर्म्स में गैसेस डिफ्यूज वाया द डर्मल ब्रैंकी, जो डर्मल ब्रैंकीज होती है जिससे कि बॉडी को साफ करती है, स्टारफिश या इस तरह के इकाइनोडर्म्स अपने आप को, उन डर्मल ब्रैंकी के थ्रू गैसियस डिफ्यूजन हो रहा है। सॉल्युबल वेस्ट आर रिलीज्ड बाय सिंपल डिफ्यूजन अक्रॉस द सरफेस एपिथेलियम, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स का एलिमिनेशन हो रहा है ये भी थ्रू द जनरल बॉडी सरफेस ही हो रहा है। ठीक। आर्थ्रोपोड्स में क्या है? रेस्पिरेटरी सिस्टम। हेक्सापोडा की अगर हम बात करें तो एयर एंटर्स द लेटरल स्पिराकल्स। भाई आर्थ्रोपोड्स में तो स्पिराकल्स आपने कॉकरोच में पढ़ाई है, उसमें स्पिराकल्स और ट्रैकियल ट्री पाया जाता है। थ्रू द ट्रैकिया इनटू द ट्रैकियोज थ्रू आउट द बॉडी, नो रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज प्रेजेंट। रेस्पिरेटरी पिगमेंट एब्सेंट होता है हेक्सापोड्स में। क्रस्टेशियंस में गिल्स प्रेजेंट है रेस्पिरेशंस के लिए, मोस्टली मराइन है, जैसे कि क्रस्टेशियंस में प्रॉन्स आप पढ़ते हैं तो गिल्स प्रेजेंट होती हैं, यूज टू ट्रांसपोर्ट द ब्लड, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन प्लाज्मा इज हेमोसाइनिन, कॉपर कंटेनिंग हेमोसाइनिन प्रेजेंट होता है रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्रस्टेशियंस में। आर्टीरियल हार्ट होता है प्रॉन्स का। ठीक है। कॉर्डेट्स में क्या है? आपको गिल्स भी देखने को मिल रही हैं। फंक्शनली रिप्लेस्ड बाय लंग्स इन हायर वर्टिब्रेट्स। देखिए, गिल्स आर फंक्शनली रिप्लेस्ड बाय लंग्स इन हायर वर्टिब्रेट्स। और रेस्पिरेटरी पिगमेंट कॉर्डेट्स में आ जाएगा हीमोग्लोबिन, जिसमें कोर कंटेंट आयरन है, एक मेटालोप्रोटीन हीमोग्लोबिन। इसमें हेमोसाइनिन था, उसमें हीमोग्लोबिन हो गया कॉर्डेट्स में। ठीक। सर्कुलेटरी सिस्टम पे आते हैं। मॉलस्कन्स में ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिला है। हेमोसाइनिन इज डिसॉल्व्ड इन द प्लाज्मा, हेमोसाइनिन मिल रहा है आपको। लिम्फोसाइट्स आर प्रेजेंट। सर्कुलेटरी सिस्टम में जो भी चीजें प्रेजेंट होती हैं या हो सकती हैं उनके बारे में मैंने यहां पे आपके सामने डिस्कस कर दिया है। मॉलस्कन्स में सर्कुलेटरी सिस्टम में फ्यू बाइवॉल्विया, बाइवॉल्विया बताया था मैंने आपको क्लास, एंड गैस्ट्रोपॉड्स, जैसे कि स्नेल मैंने आपको बताया था, यूज हीमोग्लोबिन एंड हैव एरिथ्रोसाइट्स एज वेल, आरबीसीज भी होती हैं। डॉर्सल हार्ट बीट्स रिदमिकली, हार्ट डॉर्सल हो गया, टू क्रिएट अ प्रेशर, हेमोलिम्फ फोर्स्ड इनटू एओर्टा एंड कैरीड इनटू द टिश्यू बाय ओपन वेसल्स, यानी सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन होगा, हार्ट पल्सेटाइल होगा, डॉर्सली प्लेस्ड होगा, हेमोलिम्फ उसका बॉडी कैविटी का फ्लूइड होगा। हेमोसाइनिन इसमें भी देखने को मिल रहा है आपको, जो कि प्लाज्मा में डिसॉल्व्ड पिगमेंट्स होते हैं। कुछ बाइवॉल्व्स और गैस्ट्रोपॉड्स जो होते हैं वो हीमोग्लोबिन कैरी करते हैं, इरेथ्रोसाइट्स भी इनमें प्रेजेंट होती हैं, पर बेसिकली ये नॉन फंक्शनल होंगी या तो ये फैगोसाइटोटिक इन नेचर होती हैं। ठीक है। ये हो जाता है सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ मॉलस्क। इसके अलावा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में एक्सेप्शन मैं बता चुका हूं कि जो सिफेलोपॉड्स होते हैं इनमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलेगा। इकाइनोडर्म्स में आते हैं। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें भी देखने को मिल रहा है आपको। पुअरली डिफाइंड चैनल्स इन द सिलोमिक कैविटी, लैक हार्ट, सीलिया एसोसिएटेड विद वाटर वेस्कुलर सिस्टम सर्कुलेट द सिलोमिक फ्लूइड। सिलोमिक फ्लूइड को सर्कुलेट करने के लिए वाटर वेस्कुलर सिस्टम का प्रयोग किया जा रहा है, जो कि लोकोमोशन में भी प्रयोग किया जाता है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम। तो ये भी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के अंडर में लाई करेगा इकाइनोडर्म्स। ठीक है। आपको क्लोज्ड और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में भली भांति पता है। जिन बच्चों को क्रैश कोर्स में ओपन और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में नहीं पता है, उनको एक शॉर्ट बेनिफिट के रूप में मैं ये बता देता हूं कि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में जो ब्लड होता है वो वेसल्स यानी कि वेन्स और आर्टरीज के थ्रू फ्लो करता है, एक पाइपलाइन सिस्टम के थ्रू फ्लो करता है। जबकि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जैसा कि मोलस्का, आर्थ्रोपोडा और इकाइनोडर्मेटा में आपको देखने को मिल रहा है, इसमें क्या होता है कि जो ब्लड लाइक फ्लूइड है, हेमोलिम्फ कह लीजिए, दैट हेमोलिम्फ में डायरेक्टली बेथ होते हैं। जो ऑर्गन्स हैं, दीज विसरल ऑर्गन्स डायरेक्टली बेथ इनटू दिस हेमोलिम्फ। ठीक है। जो कि सिलोमिक फ्लूइड होता है। और गैसियस एक्सचेंज विद द हेल्प ऑफ
डिफ्यूजन ही होगा, सिंपल डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, जैसा कि मैंने ऊपर आपको बता के रखा भी हुआ है। आर्थ्रोपोडा में सर्कुलेटरी सिस्टम, अगेन इट इज अ ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, और ये भी प्रिमिटिव टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम है। डॉर्सल वेसल कैरीज द हेमोलिम्फ एंटीरियरली, हेमोलिम्फ ही कहेंगे सिलोमिक फ्लूइड को, into the cavities surrounding the organs, then flow posteriorly and back to the dorsal vessels। सर्कुलेशन का माध्यम बताया हुआ है कि किस तरह से हेमोलिम्फ जो है ये डॉर्सल वेसल्स के थ्रू एंटीरियरली into the cavities of the organ and then flows posteriorly, एंटीरियर से पोस्टीरियर की ओर, इस तरह से। जैसे कि मान लीजिए कि भाई एक हेक्सापॉड है, इसका हेड है ये, तो ये ऊपर इसका डॉर्सल हार्ट बना हुआ है। अब इनके हार्ट जो होते हैं इनमें कई चेंबर्स भी प्रेजेंट होते हैं, तो हार्ट तो रन करता है ब्लड ऐसे पोस्टीरियरली, और फिर ये एंटीरियर से पोस्टीरियर, ये ऐसे एंटीरियरली रन करेगा। पल्सेटाइल हार्ट रहता है, कुछ मसल्स होती हैं, टर्बोस्टर्नल मसल्स हैं, एलरी मसल्स हैं, जो कि हेल्प करती हैं इस ब्लड के सर्कुलेशन में, ठीक है। यहां पर वेरियस काइंड ऑफ डायफ्राम्स भी होते हैं, जो कि इसकी बॉडी को 3 बेसिक सिलोमिक पार्ट्स में तोड़ देते हैं, जो कि आप साइनस के रूप में भी कह सकते हैं कि पेरीविसरल साइनस है, जो कि बीच में होता है, पेरिकार्डियल साइनस ऊपर, और नीचे पेरिन्यूरल साइनस जो होता है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। हाँ, इस बात पे याद दिला दूं कि जो नर्व है अभी भी इनकी वेंट्रली प्लेस्ड होती है, नर्वस सिस्टम में आप अभी पढ़ोगे, ठीक। क्रस्टेशियंस में भी ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम मिलेगा। हार्ट से जाएगा हेमोलिम्फ आर्टरीज में, वहां से टिश्यू साइनस यानी कि ब्लड फिल्ड स्पेसेस में जाएगा। बेसिकली कोई भी वेल डिफाइंड आर्टरी या वेन्स तो है नहीं, तो उन ब्लड फिल्ड स्पेसेस को हम साइनस की संज्ञा देते हैं। इन टिश्यू फ्लूइड से साइनस में गया, साइनस से गिल्स में जा रहा है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द क्रस्टेशियंस आर मैराइन। फिर ये गिल्स से होते हुए पेरिकार्डियल साइनस एंड देन रिटर्न बैक टू द हार्ट, ठीक है। इसी वजह से इनका आर्टीरियल हार्ट हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही मिलता है हार्ट को। कॉर्डेट्स में ऑन द कॉन्ट्रेरी क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम मिलेगा आपको देखने को, एक्सेप्ट द सिफेलोपॉड्स एंड द यूरो, सिफेलोकॉर्डेटा और यूरोकॉर्डेटा में को छोड़ दें तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम आपको बाकी सभी कॉर्डेट्स में देखने को मिलेगा। वेंट्रल 2 to 4 चेंबर्ड हार्ट होता है, एक्सेप्ट द सिफेलो एंड यूरोपॉड्स, अगेन वही बात है, वेंट्रल 2 to 4 चेंबर्ड। भाई जो फिशेज है उसमें टिब्यूलर हार्ट आपको वीनस हार्ट देखने को मिलेगा 2 चेंबर्ड, रेप्टाइल्स में 3 चेंबर्ड आपको देखने को मिलेगा, एव्स और मैमल्स में 4 चेंबर्ड हार्ट आपको देखने को मिलेगा। तो वही चीज यहां पर एक्सप्लेन की गई है। रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज हेमोसाइनिन, सिफेलो और यूरोकॉर्डेटा में, या हीमोग्लोबिन या हेमोसाइनिन, डिपेंडिंग अपॉन कि ये हेमीकॉर्डेट्स हैं, सिफेलोकॉर्डेटा या यूरोकॉर्डेटा है, और या फिर प्रॉपर कॉर्डेटा है, तो उसमें आपको हीमोग्लोबिन नाम का पिगमेंट देखने को मिलने लगेगा, जो कि ब्लड में ऑक्सीजन को कैरी करता है। स्केलेटल सिस्टम पे आ जाते हैं। स्केलेटल सिस्टम इसका कैसा है? मोलस्का का हार्ड एक्सोस्केलेटन है। भाई आपको पता है कैलकेरियस उपहार की जो कवरिंग होती है, चाहे वो स्नेल की हो, पढ़ा होगा आपने, ठीक है, तो वो कैसी होती है? हार्ड एक्सोस्केलेटन। सिफाई सिफेलोपॉड के, सिफेलोपॉड में ऊपर हार्ड नहीं होता, अंदर की ओर हार्ड एंडोस्केलेटन होता है, ठीक है। आउटर ऑर्गेनिक लेयर रेस्ट ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट, बेसिकली कॉन्कैलिन नाम का एक प्रोटीन होता है, उस जो ऑर्गेनिक कंपोनेंट है वो कॉन्कैलिन होता है। यहां पे लिखा नहीं है एक्सोस्केलेटन रेड्यूस्ड और एब्सेंट इन मोस्ट ऑफ द सिफेलोपॉड्स, जिसकी मैं बात कर रहा था। जो सिफेलोपॉड्स है उसमें एक्सोस्केलेटन बहुत ही हाईली रेड्यूस्ड या एब्सेंट देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। बाकी जो हार्ड एक्सोस्केलेटन उसमें कैल्शियम कार्बोनेट है, और मैंने बताया था कॉन्कोलिन नाम का एक प्रोटीन जो होता है वो प्रेजेंट होता है, कॉन्कोलिन, ठीक है। इसके अब हम आ जाते हैं काइनोडर्म्स में। तो इसमें आप देखते हैं कि कैलकेरियस एंडोस्केलेटन मेड अप ऑफ स्मॉल प्लेट्स ज्वाइंट टुगेदर बाय द कनेक्टिव टिश्यू। जैसा कि आपको इंसेक्ट में मैंने नहीं बताया था कि जितनी भी प्लेट्स होती हैं वो आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन से कनेक्टेड होती हैं, ठीक उसी प्रकार से यहां पर भी कैलकेरियस यानी कैल्शियम कार्बोनेट की, वहां तो कार्टिनस थी इंसेक्ट्स के केसेस में, तो यहां पे जो कैलकेरियस एंडोस्केलेटन इट इज मेड अप ऑफ स्मॉल प्लेट्स ज्वाइंट टुगेदर बाय द कनेक्टिव टिश्यू। यहां पर भी आपको एक्सोस्केलेटन देखने को मिल रहा है। अब आप आ जाइए यहां पर हेक्सापोडा में।
तो हेक्सापोडा में आपको काइटिनस एक्सोस्केलेटन मिलेगा विच इज सिक्रेटेड बाय अंडरलाइंग एपिडर्मिस। जब मैंने आपको कॉकरोच बताया था तो उसमें बताया था कि जो क्यूटिकल होता है ऊपर का विच इज काइटिनस इन नेचर, ये बेसिकली टर्गाइट्स, स्टर्नाइट्स या प्लूरॉन्स की लेयर बनाता है, प्लूराइट्स की, ठीक है। तो और ये सारी लेयर्स आपस में एक मेम्ब्रेन से जुड़ी होती हैं जिसको कि आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन कहते हैं हम, ठीक है। तो उसी तरह का काइटिनस एक्सोस्केलेटल एलिमेंट आपको हेक्सापॉड्स में भी देखने को मिल रहा है, ठीक है। और लिमिट्स द ग्रोथ एंड रिक्वायर्स मोल्टिंग, इसलिए वो लगातार मोल्ट करते रहते हैं ताकि जो यूरिक एसिड का डिपोजिशन हो रहा है वो भी इस मोल्टिंग के साथ साथ एलिमिनेट हो जाए बॉडी से। ऑन द कॉन्ट्रेरी जब आप यहां पर क्रस्टेशियंस को देखेंगे तो वहां पर भी आपको काइटिनस एक्सोस्केलेटन देखने को मिल रहा है, सम विद कैल्शियम कार्बोनेट। कुछ क्रस्टेशियंस में काइटिन के अलावा कैल्शियम कार्बोनेट भी देखने को मिलता है एंड इज सिक्रेटेड बाय अंडरलाइंग एपिडर्मिस। याद रखिएगा यह पॉइंट इंपॉर्टेंट हो सकता है, अंडरलाइंग एपिडर्मिस। कई बच्चे हैं जो कि ये चीज पढ़ते नहीं है, लेकिन एग्जैक्टली एपिडर्मिस ना कह के आप उसको डर्मिस ही कहिए कि डर्मिस सिक्रीट्स दीज लेयर्स, ठीक है। जबकि आपको कॉर्डेट्स में बोनी या कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन देखने को मिलेगा। भाई इसी बेसिस पे तो कॉन्ड्रिक थीस और ऑस्ट्रिक थीस का क्लासिफिकेशन किया गया था, जिसकी डिटेलिंग मैंने अपने चैप्टर में की है। अगर आप पूरी डिटेल देखना चाहें तो आप हमारे प्रेपलैडर के ऐप पर देख सकते हैं, अगर आप एनसीईआरटी से थोड़ा सा अलग होना चाहते हैं तो, ठीक है। तो बोनी और कार्टिलेजिनस एक्सोस्केलेटन होगा, आपको पता है। ऑस्ट्रिक थीस में, ऑस्ट्रिक थीस जो होती है बोनी फिशेस है, कॉन्ड्रिक थीस जो है वो कार्टिलेजिनस फिशेस है। तो उनका एंडोस्केलेटन डिपेंड करता है कि वो कैसा है। फिर हम आ जाते हैं नर्वस सिस्टम पर। नर्वस सिस्टम जो होता है मॉलस्कन्स का कैसा है? लिमिटेड सिफेलाइजेशन। अच्छा, सिफेलाइजेशन फिर से थोड़ा सा कम हो जाता है मॉलस्कन्स में, थोड़ा सा कम हो जाता है, एक्सेप्ट इन केस ऑफ सिफेलोपॉड्स। देखिए सिफेलोपॉड एक एक्सेप्शन है बेसिकली। आपको उसके एंडोस्केलेटन एलिमेंट्स में, चाहे उसके डिग्री ऑफ सिफेलाइजेशन में या फिर क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम में देखने को मिले, तो सिफेलाइजेशन जो है वो सिफेलोपॉड्स में जो है वो बहुत अच्छे से डेवलप होता है। बाकी जितनी भी क्लासेस हैं मॉलस्कन्स की, वहां पे पुअर सिफेलाइजेशन देखने को मिलेगा। विच हैव अ जायंट नर्व सेल, complex sensory system with image forming eyes and complex behavior। बेसिकली कनेक्टिव्स होते हैं नर्वस सिस्टम में। अगर आपको मॉलस्कन्स के बारे में जानना है तो दो तरह की चीजें होती हैं जो कि प्रेजेंट होती हैं, कमिस्च्योर्स एंड कनेक्टिव्स, जो कि सिमिलर और डिसिमिलर गैंग्लियंस को आपस में जोड़ती हैं। तो वो जो होती हैं वो इसमें प्रेजेंट होती हैं। और इसके अलावा जो इनकी जो प्रोट्रूडिंग आईज भी होती हैं, तो वो परसीव करती हैं विजन। आप इकाइनोडर्म में आइए तो सिफेलाइजेशन अगेन देयर इज एब्सेंट, सिफेलाइजेशन एब्सेंट हो रहा है। जबकि सिफेलाइजेशन का प्रेजेंट होना तो एक एडवांस कैरेक्टरिस्टिक है, लेकिन इकाइनोडर्म जो कि एक एडवांस फाइलम है उसमें सिफेलाइजेशन का डिग्री काफी कम हो जा रही है। नर्व्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द आर्म्स एंड सेंट्रल डिस्क। भाई आर्म्स कैसे होते हैं? जैसे ये मान लीजिए कि मैं ब्रिटल स्टार का स्ट्रक्चर बना रहा हूं, तो जो नर्व्स होती हैं वो अलोंग द आर्म्स इस तरह से होंगी, और यहां पर ये ऐसे इनर्वेशन देती रहती हैं, ये इनर्वेट करती रहेंगी। तो भाई लिखा हुआ है नो सिफिलाइजेशन, नर्व्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द आर्म्स एंड द सेंट्रल डिस्क। ये सेंट्रल डिस्क हो जाती है। इसी सेंट्रल डिस्क से पेरीफेरी में नर्व्स जो होती हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। नो स्पेशल सेंस ऑर्गन्स एक्सेप्ट स्टारफिश एंड ब्रिटल स्टार विच हैव लाइट सेंसिंग आईज ऑन द एंड ऑफ ईच आर्म। यहां पर आई लाइक फोटो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं ब्रिटल स्टार और स्टारफिश के अंदर। अदरवाइज कोई भी सेंसरी ऑर्गन जो होता है नहीं प्रेजेंट होता है। अब हम आ जाते हैं आर्थ्रोपोडा के हेक्सोपोडा में। तो हेक्सापोडा में आपको देखने को मिलेगा कि एक्सटेंसिव सिफेलाइजेशन। देखिए इंसेक्टा में, हेक्सापोडा में आपको एक्सटेंसिव सिफेलाइजेशन देखने को मिलेगा, यानी कि क्लियर कट हेड की डिमार्केशन होगी, थॉरेक्स अलग से होगा, एब्डोमेन अलग से क्लियर कट होगा। फ्लैटेंड डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड, देखिए डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड देखने को मिल गई आपको यहां पर। गैंग्लियंस हैं अलोंग द लेंथ ऑफ द कॉर्ड हैव स्ट्रैंड लाइक नर्व ब्रांचिंग आउटवर्ड। हर सेगमेंट में अपने
जैसे सिफेलिक सेगमेंट में अपने गैंग्लियंस होंगे, थोरैसिक सेगमेंट में अपने गैंग्लियंस होंगे, और एबिडोमिनल सेगमेंट्स में अपने गैंग्लियंस होते हैं, जो कि फ्यूजन ऑफ वेरियस काइंड ऑफ नर्व्स इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज डेवलप होते हैं। ठीक है, तो अच्छे से आपको सेगमेंट वाइज यहां पर गैंग्लियंस, और वो हर गैंग्लियन अपने सेगमेंट को इनर्वेट करता है, कोरस्पॉन्ड करता है, हेक्सापोडा में देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब आ जाइए क्रस्टेशियंस में। एक्सटेंसिव सेफेलाइजेशन, डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड, ये याद रखिएगा, ये डबल वेंट्रल है, वेंट्रल है अभी भी, मिड डॉर्सल नहीं हुई। डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड, गैंग्लिया अलोंग विद द लेंथ ऑफ द कॉर्ड। भाई जैसे आप रोस्ट्रम बनाते हैं, प्रॉन बनाते हैं ऐसे, तो प्रॉन के नीचे यहां पर पॉड्स बनाते हैं ना, उसके प्लियोपॉड्स बनाते हैं, तो ये जो रन करती है नर्व, ये थ्रू आउट द लेंथ रन करती है, और यहां पे जब सेगमेंटेशन होता है तो हर सेगमेंट में नर्व रन करेगी, हर सेगमेंट में ये वेंट्रल नर्व रन करेगी, और दोनों तरफ इसके गैंग्लियंस प्रेजेंट होते हैं। गैंग्लिया अलोंग द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, हर सेगमेंट को करस्पॉन्ड करती है एक गैंग्लियन। कॉर्डेट्स में तो एक्सटेंसिव सिविलाइजेशन है। अब यहां पे आपको डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड देखने को मिलने लगी कॉर्डेट्स में। यहां पे डबल वेंट्रल सॉलिड नर्व कॉर्ड देखने को मिल रही थी, जैसे जैसे एडवांस होता है ये सॉलिड नर्व कॉर्ड हॉलो हो जाती है। हम अपने ब्रेन में भी नहीं पढ़ते हैं कि जो ब्रेन होता है इट इज हॉलो फ्रॉम इनसाइड, सिवाय कुछ स्ट्रक्चरों के। तो एक्सटेंसिव सिविलाइजेशन डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड देखने को मिलेगी, ऑफन प्रोटेक्टेड बाय अ वर्टिब्री। तो फिर क्लासिफिकेशन कॉर्डेट्स के अलावा वर्टिब्रेट्स या नॉन वर्टिब्रेट्स के रूप में हो जाता है, इनवर्टिब्रेट या वर्टिब्रेट, यानी कि वर्टिब्रल कॉलम का प्रेजेंस या एब्सेंस। लेकिन कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा का मतलब यह हो जाता है कि वेदर दैट नर्व कॉर्ड इज प्रेजेंट और नॉट। ठीक है, अब हम आ जाते हैं फाइलम के डाइजेस्टिव सिस्टम पर। ठीक, तो मोलस्का का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें देखिए क्या देखने को मिल रहा है। डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट, यानी एनस टू माउथ एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट, ड्यूटेरोस्टोमिक स्पेशलाइज्ड फॉर फिल्टरिंग द स्मॉल फूड पार्टिकल्स फ्रॉम द वाटर, इसीलिए इनको फिल्टर फीडर भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा मॉलस्कन्स को? फिल्टर फीडर भी कह दे रहे हैं, इनको फिल्टर फीडर भी कह दे रहे हैं। और इनके बारे में क्या लिया है? द सीलिया लाइनिंग द टीनिडिया ड्रॉ द वाटर फ्रॉम द मेंटल कैविटी। याद रखिएगा, मेंटल कैविटी इज ऑल्सो हेल्पिंग इन द डाइजेशन। इसी मेंटल कैविटी से कभी कभी रेस्पिरेशन भी होता है कुछ मॉलस्कन्स में। तो ये जो सीलिया है इट लाइन्स द टीनिडिया, ड्रॉ द वाटर इनटू द मेंटल कैविटी थ्रू विच द इनकरेंट साइफन फ्रॉम मेंटल लेबियल पाल्प्स डायरेक्ट द फूड इनटू द माउथ। ठीक, मेंटल कैविटी से लेबियल पाल्प्स जो होते हैं अपर लिप की रिजेंबलेंस में, दे डायरेक्ट द फूड इनटू द माउथ, माउथ से ईसोफेगस, ईसोफेगस से स्टमक, स्टमक से डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, एंड वेस्ट इज एग्जिटेड आउट थ्रू द एनस थ्रू द एक्सकरेंट साइफन। इनकरेंट साइफन का मतलब होता है इनसाइड, एक्सकरेंट साइफन का मतलब होता है गोइंग आउटसाइड द बॉडी। भाई ये जो मॉलस्क्स हैं बेसिकली, तो मान लीजिए कि ये मॉलस्कन कैविटी है, ठीक है, ये स्नेल आपने बनाई, तो इसमें क्या होता है इनकरेंट साइफन, यहां से साइफोनिंग होती है, पानी अंदर की तरफ आएगा, तो ये इनकरेंट साइफनिंग हो गई। ठीक, ये माउथ में जाता है, फिर माउथ से ईसोफेगस से होते हुए ये मेंटल में जाएगा, यहां पर डाइजेशन होता है, फिर एक्सकरेंट साइफन के थ्रू ये दिस थिंग इज एलिमिनेटेड आउट, ये बाहर की ओर एलिमिनेट हो जाता है। तो ये इनका अपना फीडिंग मैकेनिज्म होता है। ठीक है, इकाइनोडर्म्स में आपको डाइजेस्टिव चीजें देखने को कैसे मिल रही हैं? यहां पर आपको माउथ है, ऑन द ओरल सरफेस लीड्स टू कार्डियक स्टमक, इवर्टेड ड्यूरिंग फीडिंग। ये इकाइनोडर्म्स में इवर्टेड ड्यूरिंग फीडिंग इवर्जन्स देखने को मिलते हैं। इकाइनोडर्म्स में आपको बेसिकली जो सी कुकुम्बर्स हैं या सी अर्चिन्स हैं, दे इवर्ट देयर ईसोफेगस। ये इवर्जन का जो फिनोमेना है ये देखने को मिलता है। मैंने एक बहुत अच्छी पिक्चर भी पोज की हुई है, जब आप मेरा प्रेपलैडर पे लेक्चर सुनते हैं तो उस लेक्चर में मैंने वहां पर पिक्चर भी पोज की हुई है। बेसिकली इट इज अ जीआईएफ, इट्स अ मूविंग इमेज, यू कैन सी कि किस तरह से इविसरेशन हो जाता है। ठीक है, तो माउथ ऑन द ओरल सरफेस, ठीक है, ओरल और एबोरल दो तरह की सरफेस होती हैं। तो माउथ ऑन द ओरल सरफेस लीड्स टू कार्डियक स्टमक, स्टमक का कार्डियक पोर्शन
जैसे हमारे में कार्डियक होता है ना फंक्शन, पाइलोरस कार्डियक, तो वैसे कार्डियक स्टमक इवर्टेड ड्यूरिंग फीडिंग, इवर्जन हो जाता है फीडिंग के दौरान। देन टू द पाइलोरिक स्टमक विद हेपेटिक सीका। अब ये हेपेटिक सीका आपको कहां भी देखने को मिली थी, इंसेक्ट्स में भी हेपेटिक सीका देखने को मिलती है ना। एक्सटेंडिंग इनटू द ईच आर्म, हर आर्म में ये पाइलोरिक, अब देखिए इसमें पाइलोरिक स्टमक विद हेपेटिक सीका एक्सटेंडिंग इनटू द ईच आर्म, हर आर्म में ये हेपेटिक सीका एक्सटेंड करती है। शॉर्ट इंटेस्टाइन्स विद आउट ब्रांच रेक्टल सीका लीडिंग फ्रॉम द पाइलोरिक स्टमक इनटू द एनस और द एब ओरल सरफेस। तो ओरल सरफेस से फीडिंग शुरू होती है, ओरल सरफेस से वो कार्डियक पोर्शन में जाएगा स्टमक के, कार्डियक से जाएगा पाइलोरिक पोर्शन में स्टमक के, जहां पे हेपेटिक सीका थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द ईच आर्म एक्सटेंड करती है और वहां से सीकम या के थ्रू एनस से बाहर की ओर निकाल दिया जाता है। हेपेटिक सीका अपने डाइजेस्टिव कंटेंट्स जो होते हैं वो बेसिकली कार्डियक और पाइलोरिक पोर्शन में ही डाइजेशन हो जाता है। तो ये ओरल सरफेस हो जाता है, ओरल सरफेस से वो कार्डियक सरफेस की ओर जाएगी स्टमक के, कार्डियक सरफेस से वो कहां जा रही है, पाइलोरिक पोर्शन में, और पाइलोरिक पोर्शन से फिर वो एनस के थ्रू, सीकम के थ्रू बाहर की ओर निकल जा रही है। ये बेसिक फंक्शन होता है कि काइनोडर्म का। और याद रखेंगे कि पाइलोरिक यहीं पर हेपेटिक सीका भी है। यहां पर आपको हेपेटिक सीका भी देखने को मिलेगी जो कि अपने कंटेंट पाइलोरिक पार्ट ऑफ द स्टमक में ड्रेन करेगी। सो दिस इज अ बेसिक आउटलाइन फॉर द इकाइनोडर्म्स डाइजेशन। अब हम आ जाते हैं ऑर्थोपॉड्स के हेक्सोपोडा में। तो हेक्सोपोडा में इसमें भी डाइजेस्टिव सिस्टम आपको कंप्लीट देखने को मिल रहा है, या माउथ टू एनस एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट इंक्लूडिंग अ क्रॉप एंड अ गिजार्ड विद अ काइटिनाइज्ड टीथ इन द फोरगट। अगर आप याद करें कि जब मैंने आपको मॉर्फोलॉजी पढ़ाई थी कॉकरोच की, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो लॉन्जिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स होती हैं दे आर मॉडिफाइड इनटू क्यूटिकुलर फॉर्म्स, क्योंकि पूरा का पूरा जो फोरगट होता है वो कैसा होता है, काइटिनस होता है। इट इज फाउंड बाय द इन्वेजिनेशन, है ना। तो वो काइटिन की लेयर फोरगट के अंदर तक चली जाती है। तो जो गिजार्ड पोर्शन है वहां पे ग्राइंडिंग ऑफ द फूड इनटू द पेस्ट फॉर्म होता है, और क्रॉप में क्या होता है, जो इंजेस्टेड फूड है उसका स्टोरेज होता है। और हेपेटिक सीका जो होती है इट पोर्स इट्स कंटेंट इनटू दिस क्रॉप पोर्शन, ठीक है, जहां से डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। तो ये कार्टिनाइज्ड टीथ इन द फोरगट, डाइजेस्टिव या गैस्ट्रिक सीका इन द मिडगट या मिसेंटेरॉन, जहां पर कंप्लीट डाइजेशन टेक प्लेस करेगा। पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन का सिक्रीशन हुआ करता था। फिर इलियम, कोलोन और रेक्टम, ये तीनों पोर्शन जो है ये हाइंड गट के होते हैं, ठीक है, दे आर द पोर्शन ऑफ हाइंड गट। ये बाहर की ओर एलिमिनेट हो जाते हैं, और एलिमिनेशन से पहले याद करिए कि यहां पर छोटे छोटे रिबन लाइक मैल्फिजियन टिब्यूल्स भी हुआ करते थे, याद करिए, ठीक है ना। तो ये हेक्सापोडा हो गया, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम। अभी एक्सक्रीटरी सिस्टम में यहां पर मैल्फिजियन टिब्यूल्स के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। फिलहाल मैं डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ क्रस्टेशियंस डिस्कस करता हूं। इसमें भी शॉर्ट ईसोफेगस है, टू लार्ज चेम्बर्ड स्टमक है। क्रस्टेशियंस की बात करेंगे तो यहां पर दो लार्ज चेम्बर्ड स्टमक मिल रहे हैं, क्रॉप और गिजार्ड नहीं मिल रहे हैं, लेकिन उन्हीं की तरह पर यहां पर दो लार्ज चेम्बर्स मिल रहे हैं। द एंटीरियर कार्डियक चेम्बर विद गैस्ट्रिक मिल विद काइटिनाइज्ड टीथ, रिजेम्बलेंस वही है, नाम अलग है, ठीक है। कार्डियक चेम्बर है इसमें, यहां पे क्रॉप और गिजार्ड कह रहे थे। और जैसा कि यहां मॉलस्कन्स में आपको देखने को मिलता था कि यहां पर लेबियल पाल्प्स हैं, या इकाइनोडर्म्स में आपको देखने को मिला था कि यहां पर भी कार्डियक और पाइलोरिक पार्ट्स हैं, तो उसी तरह से क्रस्टेशियंस में भी आपको डबल स्टमक मिल रहा है, जिसमें कार्डियक चेंबर में गैस्ट्रिक मिलिंग का मतलब है पेस्ट बनाने के लिए काइटिनस टीथ होते हैं, और इनका भी एक पाइलोरिक चेंबर होता है विद लार्ज डाइजेस्टिव ग्लैंड beneath the stomach to release the enzymes into the gut. This can be homologous to the hepatic ceca. जो मैंने यहां पर हेपेटिक सीका लिखा हुआ है, जैसे यहां पर इनके में भी हेपेटिक सीका होता है, यहां पे मेंशन नहीं किया है हेक्सापॉड्स में, वैसे ही दिस मे बी कंसिडर्ड, इट मे बी homologous to the hepatic ceca over here. These glands beneath the stomach which release the enzymes into the gut,
यानी ये बता रहे हैं कि स्टमक के दो लार्ज चेंबर्स होते हैं, एक को हमने कार्डियक पोर्शन कह दिया, एक को हमने पाइलोरिक पोर्शन कह दिया। उस कार्डियक चेंबर के नीचे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती हैं जो कि अपना सिक्रीशन दोनों चेंबर्स में पोर इन करती हैं। तो ये क्रस्टेशियंस का डाइजेस्टिव सिस्टम है। कॉर्डेट्स में तो आप सबको पता है कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, इंक्लूडिंग इन द रैट में क्या है, फेरिंग्स होगा जिसका 3 रीजन होगा, ईसोफेगस, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन विथ 3 रीजन्स, लीवर, पैनक्रियास, सीकम एंड लार्ज इंटेस्टाइन। यानी कि एक्सेसरी ग्लैंड्स भी आ जाती हैं कॉर्डेट्स में। लीवर फॉर बाइल, पैनक्रियास फॉर पैनक्रियाटिक जूस, देन सीकम एंड लार्ज इंटेस्टाइन फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड वाइटल न्यूट्रिएंट्स। हालांकि मोस्ट ऑफ द एब्जॉर्प्शन तो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरा हो जाता है, लेकिन कुछ ड्रग्स और कुछ न्यूट्रिएंट्स एंड आयंस और मोस्ट ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर इज हाइंड गट में जो है उसका एब्जॉर्प्शन होता है कॉर्डेट्स के अंदर। अब हम एक्सक्रीटरी सिस्टम पे आते हैं। मोलस्का का एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो कैसा है? द नाइट्रोजनस वेस्ट इज एक्सक्रीटेड इनटू द एक्सकरेंट साइफन बाय द पेयर ऑफ किडनीज, सम अमोनिया इज एलिमिनेटेड बाय टिनिडिया। भाई देखिए, अगर मेराइन है, मॉलस्कन्स जो हैं वो मेराइन है, तो इनका एक्सकरेंट साइफन, जैसा कि मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम के दौरान समझा भी दिया था कि जो नाइट्रोजनस वेस्ट है उससे कैसे एनस के थ्रू एलिमिनेट ऑफ हो जाता है, और थोड़ा पोर्शन जो है वो अमोनिया भी बनता है बॉडी के अंदर, क्योंकि एक्वेटिक बींग्स जो होते हैं वो अमोनिया के फॉर्म में भी अपना नाइट्रोजनस वेस्ट को एलिमिनेट करते हैं। तो दैट अमोनिया इज एलिमिनेटेड बाय द हेल्प ऑफ टिनिडिया, जो कि रेस्पिरेशन में भी हेल्प कर रही थी इन टर्न, लेकिन मोस्ट ऑफ इट इज excreted with the help of an excurrent siphon which is present behind on the posterior surface of the animal. ठीक है? इकाइनोडर्म्स में दे लैक एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू ही डिफ्यूजन होता है, या थोड़ा बहुत डिफ्यूजन अगर होना है तो वो एम्ब्यूलैक्रल सिस्टम के थ्रू हो जाएगा, अदरवाइज ये होता नहीं है। आर्थ्रोपोड्स के हेक्सापॉड्स में मेल्फिजियन टिब्यूल्स जो होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं एट द जंक्शन ऑफ मिड एंड हाइंड गट। जैसा कि फोर गट और मिड गट के बीच में स्टोमोडियल वॉल्व प्रेजेंट होता है, वैसे मिड गट और हाइंड गट के बीच में ये मेल्फिजियन टिब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, लगभग 100 से 150 के अमाउंट में होते हैं, रिबन लाइक होते हैं। दे बेसिकली सीलोमिक फ्लूइड से नाइट्रोजनस वेस्ट को कैरी कर देते हैं फ्रॉम द हेमोलिम्फ इन द सीलोम फॉर ट्रांसफर टू हाइंड गट फॉर एक्सक्रीशन। ठीक है? तो हेमोलिम्फ के थ्रू ये में डिजॉल्व जो नाइट्रोजनस वेस्ट है जो कि बॉडी के सीलोम में है, शीजोसीलोम में, उसको एब्जॉर्ब करके और हाइंड गट में पोर कर देते हैं ताकि यूरिक एसिड के फॉर्म में ये चीज रिमूव हो जाए। अब वो गुआनिन हो सकती है, वो कोई भी एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट हो सकता है अदर देन द यूरिक एसिड, लेकिन काम इनका यही है। तो मेल्फिजियन टिब्यूल्स जो है ये इनके पोर्शन है। क्रस्टेशियंस में आपको ग्रीन ग्लैंड या इंटेनरी ग्लैंड्स देखने को मिलेंगी। ठीक है? तो ग्रीन ग्लैंड्स फिल्टर्स द नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द हेमोलिम्फ विच इज एक्सक्रीटेड नियर द बेस ऑफ द एंटीना। एंटीना के बेस के नीचे तो एंटीनरी ग्लैंड कह दिया। ठीक है? कॉर्डेट्स में नाइट्रोजनस वेस्ट इज फिल्टर्ड बाय द पेयर ऑफ किडनी। अब वो मीजो, प्रो या मेटानेफ्रिक किडनी हो सकती है। ठीक है? ध्यान से देखिएगा प्लीज। चैप्टर जब तक कंप्लीट ना हो जाए तब तक ध्यान मत हटाइए, कंसंट्रेशन तब तक मत खत्म करिए जब तक कि चैप्टर खत्म ना हो जाए। पता नहीं सवाल कहां से आ जाए। आपने इतनी देर से पूरा लेक्चर सुना और कहीं कोई एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज लास्ट में आते आते आपने छोड़ दी तो कभी भी ये मत समझिए कि चैप्टर खत्म हो गया जब तक कि चैप्टर एक्चुअली में खत्म नहीं हो जाता। ठीक है? आइए पढ़ते हैं। रिप्रोडक्शन। मॉलस्कन्स में सेक्सुअल डायोशियस होते हैं, ये पढ़ा है आपने मोनोशियस और डायोशियस के बारे में भी। पेयर ऑफ गोनाड्स एम्प्टीज देयर गैमीट्स इनटू द एक्सकरेंट साइफन, यानी कि फर्टिलाइजेशन जो होता है वो विद द हेल्प ऑफ वाटर करंट ही होता है। एक्सकरेंट साइफन जहां से नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स जो थे वो निकल रहे थे, गोनाड्स भी वहीं से अपने स्पर्म्स को रिलीज कर देते हैं। इकाइनोडर्म्स में सेक्सुअल और डायोशियस जितने भी बड़े ऑर्गेनिजम्स हैं, the gonads near the base of each arm under the hepatic ceca। hepatic ceca याद है ना आपको, जो कि पाइलोरिक पोर्शन में अपने कंटेंट्स को डील कर रही थी काइनोडर्म्स में। तो गोनाड्स नियर द बेस ऑफ ईच आर्म अंडर द हेपेटिक सीका। अब आपको यह भी याद होगा कि जब मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम बताया था तो बताया था कि हेपेटिक सीका एक्सटेंड्स
ऑल थ्रू आउट द लेंथ ऑफ ईच आर्म, याद है? उसी के बेस पर हेपेटिक सीका जो होती है, वहीं पर उसी हेपेटिक सीका के बेस पे गोनाड्स प्रेजेंट होते हैं. सम स्टारफिश कैन रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय मींस ऑफ रीजनरेशन. आपको ये चीज पता है कि स्टारफिश का एक पार्ट काट दीजिए तो नया रीजनरेट कर जाती है. ठीक है, दिस प्रोसेस इज नोन एज ऑटोटॉमी. क्या कहते हैं इसको? ऑटोटॉमी, है ना, कह देते हैं. आर्थ्रोपोड्स में रिप्रोडक्शन कैसा है? ये सब के सब सेक्सुअल है, डायोशियस है. कॉकरोच में हैज अ मेल पेयर ऑफ टेस्टीज, वास्ट डिफरेंस एंड एक्सेसरी ग्लैंड्स के रूप में मशरूम ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, यूट्रिकुलर ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, सेमाइनल वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं, स्पर्मेथिका प्रेजेंट होती है फीमेल में. तो तमाम तरह के एक्सेसरी ग्लैंड्स हैं जो कि प्रोड्यूस होती हैं. फीमेल हैज अ पेयर ऑफ ओवरीज विद ओवेरियोल्स, विटिलेरियम है, जर्मेनियम है, ओवेरियोल्स हैं, ठीक है, विद एक्सेसरी ग्लैंड्स. ठीक. क्रस्टेशियंस में ऑन द अदर हैंड रिप्रोडक्शन विद द हेल्प, अब जैसे क्रेफिश की बात करें हम, सेक्सुअल और डायोशियस तो होते ही हैं. तो मेल हैज अ पेयर ऑफ 3 लोब्ड टेस्टीज, वास्ट डिफरेंस एंड मॉडिफाइड स्विमरेट्स. तो स्विमरेट का नाम याद आएगा तो आप याद रखिएगा ये रिप्रोडक्शन है इन द केसेस ऑफ क्रस्टेशियंस. ठीक. तो 3 लोब्ड टेस्टीज है. लोब्स ऑफ टेस्टीज, इस तरह के लोब्स होते हैं टेस्टीज में, ऐसे. ये 1 लोब, 2 लोब, 3 लोब. 3 लोब टेस्टीज. टेस्टीज के नीचे से यहां से वास्ट डिफरेंस कंटिन्यू करती है, दोनों तरफ से होते हैं ऐसे 3 लोब्स, 1 लोब, 2 लोब, 3 लोब. यहां से वास्ट डिफरेंस कैरी करती है. ये यहां पे सेमाइनल वेसिकल प्रेजेंट होता है जहां पे स्पर्म स्टोर होते हैं, और जो एक्सेसरी ग्लैंड्स होती हैं वो यहीं पे एसोसिएटेड होती हैं. फिर यहां से कंटिन्यू नीचे करती है इजैकुलेटरी डक्ट. तो ये बेसिकली सिस्टम है रिप्रोडक्शन का इंसेक्ट्स के अंदर. ठीक है. कॉर्डेट्स में सेक्सुअल और डायोशियस है, एक्सेप्ट यूरो एंड मोनो. यूरोकॉर्डेट्स जो होते हैं वो मोनोशियस होते हैं, याद रखिएगा. बाकी सिफेलोकॉर्डेटा हो चाहे प्रॉपर कॉर्डेट्स हो, वो सारे के सारे डायोशियस होंगे. सिर्फ यूरोकॉर्डेट्स जो होते हैं वो मोनोशियस होते हैं. इस चीज को याद रख सकते हैं एज एन एक्सेप्शन. मैंने यहां पे चीजें इस चार्ट में मेंशन कर दी थी. ठीक. अब हम आ जाते हैं डिफेंस में. डिफेंस में मॉलस्कास क्या है? बरो विद द मस्कुलर फूट, इसको स्यूडोपॉड कहते हैं, मस्कुलर फूट होता है. ठीक. बरोइंग विद द मस्कुलर फूट, हार्ड एक्सोस्केलेटन, शेल रिड्यूस्ड इन. सिफेलोपॉड्स में सेल, जो शेल होती है कैल्केरियस शेल, कॉन्कोलिन प्रोटीन की बनी हुई, वो रिड्यूस्ड होती है. अदरवाइज ये बरो करके अंदर मिट्टी में चले जाते हैं और या फिर अपने आप को अंदर रिट्रैक्ट कर लेते हैं स्नेल की तरह, जिसके ऊपर एक हार्ड शेल की कवरिंग होती है. ठीक है. इवन मसल्स के ऊपर भी कवरिंग होती है. यूनियो याद है ना, जिससे मोती निकलता है. ठीक है. इंक इज यूज्ड बाय सम सिफेलोपॉड्स. इंक ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, जैसे ऑक्टोपस है, स्क्विड है, तो उनमें क्या है, इंक ग्लैंड्स होती हैं. तो ये डिफेंस के लिए यूज करते हैं, वो कंफ्यूज करते हैं अपने प्रेडेटर्स को. इकाइनोडर्म्स में स्पाइंस देखने को मिलेंगी, छोटी छोटी कैल्केरियस स्पाइंस उनकी पूरी बॉडी पर होती हैं. आर्थ्रोपोड्स में इनका काइटिनस एक्सोस्केलेटन होता है, इसमें भी एक्सोस्केलेटन्स होते हैं. कुछ क्रस्टेशियंस में पिंसर्स भी देखने को मिलेंगे, छोटे छोटे प्रोजेक्शंस होते हैं. कॉर्डेट्स में डिफेंस का मैकेनिज्म वेरियस है, बहुत सारे डिफेंस मैकेनिज्म है. हाथ पैर किसी से का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. इंसान जो कि स्वयं एक बहुत ही खतरनाक एनिमल है, ठीक है, तो वो डिफेंस और अटैक दोनों के लिए यूज कर सकता है अपना दिमाग. लोकोमोशन. लोकोमोशन मॉलस्का में विद हेल्प ऑफ अ मस्कुलर फूट, जिसकी मैं बात कर रहा था. इसी पैर की सहायता से चलते हैं, तो इसी पैर की सहायता से सी फ्लोर को खोद के छुप भी जाते हैं. ठीक. इकाइनोडर्म्स में ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम है, जिसको बड़ा करके दिखाऊंगा मैं आपको. मेड्रीपोराइट प्लेट होती है इसमें, इसको एम्ब्युलैक्रल सिस्टम भी कहा जाता है. ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम है इकाइनोडर्म्स का. देखिए इसमें ये मेड्रीपोराइट प्लेट है, इससे वाटर की एंट्री होती है. फिर ये यहां पर आ जाता है सेंट्रल कैनाल में. सेंट्रल कैनाल से प्रोजेक्टेड ये रेडियल कैनाल्स हैं, जो कि हर आर्म को करस्पॉन्ड करते हैं. स्टारफिश की हर आर्म को करस्पॉन्ड करेंगे ये रेडियल कैनाल्स. ठीक है. रेडियल कैनाल्स के अलावा ये ट्यूब फूट होता है इसमें, जिसमें कि एक एम्प्यूला लगा होता है. ट्यूब फूट में ये एम्प्यूला है, इसको एम्प्यूला कह देते हैं.
ठीक है, इस एम्प्यूला के माध्यम से ये लोकोमोट करती है। यहां पर कुछ तरह की टीडमेंस बॉडी या स्टोन कनाल्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन हालांकि मैं एनसीईआरटी से बहुत दूर नहीं जाऊंगा तो मैं इनके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी आपके सामने मैं नाम जरूर रख देता हूं। टीडमेंस बॉडी कहते हैं, ये स्टोन कनाल्स हैं जो कि ये यहां पर फाइंड होते हैं। ठीक है, तो ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम का डायग्राम है, इसको आप एम्ब्यूलैक्रल सिस्टम भी कह सकते हैं। इसको आप एम्ब्यूलैक्रल सिस्टम भी कह सकते हैं। ठीक है, लोकोमोशन विद द हेल्प ऑफ दिस। वहीं पर जब मैं आपसे ऑर्थोपॉड्स की बात करूंगा, सॉरी हेक्सापॉड की, तो जॉइंट लेग्स हैं और विंग्स हैं। लोकोमोशन विद द हेल्प ऑफ जॉइंट लेग। हेक्सापोडा मतलब एक तरफ थॉरेक्स जो है इसका प्रो, मीजो और मेटाथॉरेक्स पर एक एक पेयर ऑफ जॉइंट लेग्स होंगे, जिसको कॉक्सा, ट्रोकेंटर, फीमर, आपको पता है ये सारे जॉइंट लेग के जितने भी नाम हैं। ठीक है, जॉइंट लेग्स होते हैं। और इसके अलावा स्विमरेट्स, ये याद रखिएगा, ये रिप्रोडक्शन में भी आया था स्विमरेट्स। और इसके अलावा 2 पेयर ऑफ डिसिमिलर विंग्स जो होती हैं, जिनमें एलाइट्रा प्रेजेंट होती है। जॉइंट लेग्स में याद करें कि 2 ग्लैंड्स हुआ करती थी, एक का नाम पल्विलस हुआ करता था, दूसरा का नाम एरोलियम ग्लैंड हुआ करता था, जो कि स्मूथ सरफेस पे हेल्प करती हैं हेक्सापॉड्स को रन करने के लिए। और इसके अलावा क्लॉज भी प्रेजेंट होते हैं, जो कि रफ सरफेस को एंगेज करके चलने पर मदद करती हैं। ठीक है, इसके अलावा कॉर्डेट्स में तो इंक्लूडिंग फिन्स जैसा कि फिशेस में, लेग्स जैसा कि मैमल्स में, और विंग्स जैसा कि एव्स में देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा स्केल्स होती हैं जो कि रेप्टिल्स को मदद करती हैं लोकोमोशन में। ये देखिए, फिर मैंने आपके लिए एक नोट्स बनाया हुआ है। ये नोट्स हम लोग बहुत अच्छे से प्रिपेयर करते हैं बेसिकली। आप इस नोट्स को देखिए मॉलस्कास में मैंने कुछ डायग्राम्स आपके लिए बनाए हैं ताकि आपको लगे कि ये ओरिजिनल है। ठीक है, इकाइनोडर्म्स हैं, ये स्टारफिश का स्ट्रक्चर बनाया है, जिसमें मैंने ट्यूब फीट, स्पीड और हेपेटिक सीका वगैरह के को बेस मान करके यहां पर बनाया हुआ है। ठीक है, फिर ये हेक्सापॉड्स हैं। देखिए, सारे हेक्सापॉड्स के बारे में मैंने आपको यहां पे बताया हुआ है। ऊपर से फ्रूट फ्लाई बताया है, फिर कॉकरोच का स्ट्रक्चर है और उसके एक्सेसरी ग्लैंड्स के बारे में बताया हुआ है। ये क्रस्टेशियंस हैं, जिसमें प्रॉन की एनाटॉमी पूरी डिस्कस की हुई है। और कॉर्डेट में मैंने एक रैट का डाइसेक्शन लगाया हुआ है। तो ये चीजें आपको ईजिली किताब में भी मिल जाएंगी। हालांकि इसका कोई बहुत रेलेवेंस नहीं होता है, लेकिन जस्ट फॉर द पॉइंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग यू कैन रीड दिस इफ यू हैव टाइम। ठीक है, दिस पर्टिकुलर पोर्शन इज नॉट वेरी नेसेसरी फॉर यू पीपल। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच, दिस इज ऑल फॉर टुडे। अब हम ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर से। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में जो पहला चैप्टर विच आई वुड बी डीलिंग विद इज digestive system. Do come tomorrow.